अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी स्टडी करेंगे, दैट इज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लास्ट में हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा था और उसके कुछ एस्पेक्ट्स स्टडी किए थे और उसमें कुछ डिफेक्ट्स देखे थे। फर्दर हमारे पास बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जस्टिफाई करने के लिए मैक्स प्लैंक्स ने 1900 में एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बेसिकली इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस के बारे में बताती थी और इस थ्योरी के मुताबिक एनर्जी ट्रैवल करती है डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में, यानी ना तो एनर्जी लगातार आपके पास एमिट होती है, ना ही एनर्जी लगातार एब्जॉर्ब होती है, बल्कि एक डिसकॉन्टिन्यूस पैटर्न के लिहाज से ये ट्रैवल करती है। ये मानना था मैक्स प्लैंक्स का, जिसके मुताबिक उसने लाइट का बिहेवियर बताया कि वो डिसकॉन्टिन्यूस मैनर होता है और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी डिस्क्रीट सेपरेट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटा। और उसके मुताबिक कि एनर्जी जो है छोटे छोटे वाजे सेपरेट यूनिट्स या सेपरेट पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और उन पैकेट्स को स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्वांटा कहते हैं। सो लाइट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करती है, सो आपके पास जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। फिर उसने अपनी इस थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स पर जो है रोशनी डाली। पॉइंट नंबर 1 अगर हम देखें, एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टीन्यूसली। ना तो एनर्जी लगातार इमिट होती है, खारिज होती है, ना ही जो है एब्जॉर्ब होती है, जज्ब होती है। इट इज़ इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन अ डिसकॉन्टिन्यूस मैनर इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। यानी एनर्जी अगर आपके पास इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी तो सिर्फ डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में होगी, यानी आपके पास लगातार नहीं होगी। थोड़े थोड़े वक्त के बाद आपके पास जो है ये या तो इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। और अगर इमिट या एब्जॉर्ब होगी तो किस सूरत में होगी? वेव पैकेट्स की सूरत में होगी। उन वेव पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है, जो कि अभी हम रिसेंटली देख रहे थे। लाइट की सूरत में इस एनर्जी के क्वांटम को फोटोन कहा जाता है, जो एक मखसूस एनर्जी अपने अंदर कैरी किए हुए होता है। सेकंड पास्टुलेट था कि हर जो वेव पैकेट है या क्वांटम है उसमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तीसरा फैक्टर, अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। यानी अगर कोई बॉडी एनर्जी इमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है तो वो क्वांटा यानी स्मॉल वेव पैकेट्स की सूरत में ही इमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है। फोर्थ फैक्टर, जो हमें मज़ीद आगे हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे लाइट के ट्रैवलिंग बिहेवियर पर जो है रोशनी डालेंगे। लाइक उसमें हम सबसे पहला फैक्ट देखेंगे पॉस्टुलेट नंबर 4 में, द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस बाय द इक्वेशन। यानी हमारे पास किसी भी एक मखसूस क्वांटम में जो एनर्जी होती है उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से। तो इस बात को अगर आप मैथमेटिकली देखें तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो वहाँ पर जो कांस्टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है दैट इज़ इक्वल टू एच, ई इज़ इक्वल टू एच म्यू, जहाँ पर ई क्या है? एनर्जी ऑफ क्वांटम, म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जिस पर एनर्जी डायरेक्ट रिलेटेड होती है, और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जो इसी जो है साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। और अगर आप यहाँ से ये इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट को यहीं पर रहने दें, तो म्यू दूसरी तरफ जाकर एनर्जी से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट बेसिकली रेशो होती है एनर्जी टू फ्रीक्वेंसी। सो आप इस तरह से इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये वेव्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी जो है, आपके पास लाइट जो है वेव की सूरत में ट्रैवल करती है, तो हम उस वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। पहला जो फैक्ट आता है, जैसे कि अभी हमने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की और उसका एनर्जी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक देखा, तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? लेट्स सी कि फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है। फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स विच पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं और 1 सेकेंड में
कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ये हम एक जो है जनरली वेव बना रहे हैं, और ये आपके पास एक वेव है, इसके बरक्स हम एक और वेव बना रहे हैं लाइक स्मॉल वेव। अगर आप इन दोनों फैक्ट्स को देखें तो आपसे पूछा जाए कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो अगर आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट लेट्स सपोज कि हम किसी एक पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं इसी एरिया में, लाइक हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं और इधर ले लेते हैं ये पॉइंट, और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ पॉइंट ले लेते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितनी आपके पास फ्रीक्वेंसी किस एस्पेक्ट में ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, तो आप कहेंगे ये जो म्यू का फैक्टर है, म्यू बार दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाली वेव के लिए एक पॉइंट में से कम नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में आपका जो म्यू बार का फैक्टर है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कम नंबर ऑफ वेव्स पास करी हैं तो म्यू बार आपके पास कम आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप जो है नीचे वाली वेव के लिए देखें तो आप यहाँ पर वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि एक गिवन पॉइंट पर से ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स जो हैं क्रॉस कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जबकि ऊपर वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये फ़र्क आप आराम से समझ सकते हैं बाय लुकिंग दिस डायग्राम। अब फ्रीक्वेंसी को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, दैट इज़ म्यू। म्यू के साइन से फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है। फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास इसके यूनिट्स क्या हैं, साइकिल्स पर सेकेंड या पर सेकेंड या हर्ट्स, जिसे HZ से डिनोट किया जाता है। तो ये इसके यूनिट्स हो गए, ये उसका नोटेशन हो गया, ये आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे और आप इसको डायग्राम के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्दर इसका अगर हम रिलेशन देखें तो जो C है, स्पीड ऑफ लाइट, वो आपके पास V लैम्डा की इक्वल होती है, और अगर आप म्यू को देखें तो म्यू हमारे पास C ओवर लैम्डा की इक्वल होता है। ये एक्सप्रेशन आप याद करेंगे कि फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट ओवर वेवलेंथ की इक्वल होती है। सो अगर आप इसमें C को देखें तो वो स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ एनी लाइट रेडिएशन है। सो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को जब ऊपर वाली इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लाइक अगर हम म्यू की जगह पर C ओवर लैम्डा पुट करें तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है E = AC ओवर लैम्डा, जो आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करने के बाद हासिल कर रहे हैं। और आपको इक्वेशन नंबर 3 देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनर्जी का और वेवलेंथ का रिलेशन बन रहा है जब हम फ्रीक्वेंसी की कंडीशन पुट करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि जितना आप जो है वेवलेंथ, यानी जितनी आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी या उतनी ही एनर्जी कम होगी। सो इस दो एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो वेवलेंथ बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। सो अगर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी जिसमें कम है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब वेवलेंथ क्या है, लेट्स सी कि वेवलेंथ क्या हमें बताती है। वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ इन अ बीम ऑफ रेडिएशन। अब आपके सामने ये दो बीम ऑफ रेडिएशन है। ऊपर वाली बीम ऑफ रेडिएशन को अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला एरिया होता है क्रस्ट, ये तमाम एरियाज क्रस्ट हैं, और नीचे वाले एरियाज जो होते हैं लोअर एरियाज वो होते हैं ट्रफ। तो किसी भी दो एक साथ वाले एडजेसेंट क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का जो फासला है, डिस्टेंस है, वो लैम्डा कहलाता है। अगर आप इस चीज़ को देखें और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, और इसमें अगर आप देखें तो एक्सप्रेशन कैसे आप समझ सकते हैं। लेट्स सी कि हम अगर जनरली इसको लें तो लैम्डा का साइन आप यहाँ से एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ से, और दूसरा पॉइंट हम ये ले लेते हैं कि दो हमने क्रस्ट के दरमियान का फासला देखा जिसे हम लैम्डा तस्वर करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है। इसी तरह नीचे वाले भी किसी भी दो आप क्रस्ट के पॉइंट्स ले लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, यानी वेवलेंथ ज़्यादा है। नीचे में आपको कम नज़र आ रहा है डिस्टेंस, तो ये वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम, और ऊपर वाले डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि और दूसरी अहम चीज़ क्या है यहाँ पर कि आपने एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, तो एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्स रिलेशन में है। इसका मतलब जिस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी ऊपर वाले की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम है, वो कम एनर्जेटिक है, जबकि नीचे वाली वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ कम है इस वेव की एनर्जी ज़्यादा है। यानी एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन हमें एनर्जेटिक नेचर ऑफ फोटोन के बारे में बताएगा। जिसमें वेवलेंथ स्मॉलर होगी वो ज़्यादा एनर्जेटिक वेव होगी। सो इस तरह से हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन यहाँ से समझ में आता है। फर्दर अगर हम मज़ीद आगे चलें तो जो वेवलेंथ होता है
वो वेव नंबर से रिलेट होता है, और वेव नंबर को वी म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू बार। इसका मतलब है कि वेवलेंथ रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर है। तो यहाँ से हम वेव की तीसरी प्रॉपर्टी वेव नंबर देखेंगे, जो कि हमें क्या बताती है, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। यानी एक खास डिस्टेंस में, जैसे कि हमने अभी 2 पॉइंट्स लिए थे, इस खास डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं। अगर मैं किसी एक फासले को कंसिडर कर लूँ, लेट्स से कि हम कहते हैं कि ये जी हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है, हम सपोज करें कि हम पॉइंट यहाँ तक ले लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो है एंड पॉइंट तक दोनों वेव्स का अगर मुकाबला किया जाए, तो आप कह सकते हैं कि इतने फासले में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं, किस वेव्स की नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा हैं, तो ऊपर वाले में कम वेव्स पास करेंगी, और उतने ही मखसूस फासले में निचली वाली जो वेव है उसकी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगी। तो इससे हमें ये समझ आ जाती है कि अगर हम वेव नंबर को काउंट करना शुरू करें, तो जो नीचे वाला वेव है उसका जो वेव नंबर है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं। लेकिन जबकि ऊपर वाली को अगर हम काउंट करें, ऊपर वाली का वेव नंबर अगर हम देखना चाहें, तो वो हमें कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर उसी मखसूस फासले में कम नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं। तो इस तरह से आप तीनों रिलेशंस को बआसानी जो है स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट कि ये तीसरी प्रॉपर्टी है जो आप देख रहे हैं। इसमें डिनोशन आपने देख लिया कि म्यू बार से डिनोट किया जाता है वेव नंबर को, यूनिट्स पर मीटर पर सेंटीमीटर हैं, और एक्सप्रेशन अगर आपने निकालना है तो इक्वेशन नंबर 4 को आप पुट करेंगे अपने इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये बनेगा E इज इक्वल टू एच सी, और 1 ओवर लैम्डा की जगह आप म्यू बार का एक्सप्रेशन पुट करते हैं, तो 1 ओवर लैम्डा की जगह आपके पास म्यू बार आ जाएगा, तो ये म्यू बार आ जाता है। यानी अगर लैम्डा 1 ओवर म्यू बार के इक्वल है, तो म्यू बार को उस तरफ ले जाएं तो नीचे लैम्डा आ जाता है, तो 1 ओवर लैम्डा म्यू बार के इक्वल हो सकता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें और इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें और 5 को देखें, तो हमें सारे एक्सप्रेशन समझ आ जाते हैं कि एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट है, वेव नंबर से भी डायरेक्ट है, लेकिन वेव लेंथ से इनवर्स है। सो जितना वेव नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी आपके पास वेव लेंथ ज़्यादा होगी एनर्जी कम होगी। सो ये रिलेशनशिप्स आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं प्लैंक्स की इस क्वांटम थ्योरी की मदद से, जिसे बाद में बोहर ने और डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया। सो फर्दर हम आ जाते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। स्लाइड बोहर एटॉमिक मॉडल 1913 में बोहर ने एटम का एक मॉडल पेश किया, और उसने रदरफोर्ड के उन डिफेक्ट्स को ख़त्म किया जो हमने देखे थे कि आपके पास ये लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पर बेस था, और इसके मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट करते करते एटॉमिक स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देता है, और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी कॉन्टीन्यूसली इमिट करता है तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन ओरिजिनली एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम बनाते थे। तो उसके डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए बोहर ने एटम का एक मॉडल प्रेजेंट किया, जिसे बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है, और उसने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया और उससे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह जो हाइड्रोजन एटम में मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो सर्टन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स में रहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम फर्दर उसके पास्टुलेट्स में जानेंगे। क्वांटाइज का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी। सो ये फर्दर हम पास्टुलेट्स में भी देखेंगे। पास्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में पास्टुलेट्स पूछे जा सकते हैं। फर्दर आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो डेफिनेशंस देखी हैं, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वेव नंबर है, इसमें डेफिनेशन आती है, उनका डिनोशन साइन आता है, यूनिट्स आते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। सो बोहर एटॉमिक मॉडल का पहला पास्टुलेट हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये बात ख़त्म हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम के स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकता है या न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसके मुताबिक एक क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, और हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है और एक ख़ास क्वांटम नंबर होता है जिसके साथ वो उस नंबर में ही एक मखसूस इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी as long as it remains in a fixed orbit। जब तक इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट में रहता है, ना ही वो एनर्जी इमिट करता है, ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यानी किसी किस्म का एनर्जी में चेंज नहीं आता। लेकिन एनर्जी इमिट भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है। किस सूरत में होती है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट,
यानी अगर इलेक्ट्रॉन अपने मदार में से किसी और मदार में जाने की कोशिश करेगा तो वो एनर्जी को इमिट भी करेगा या एब्जॉर्ब भी करता है. सो ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपके पास कब वो इमिट करेगा, कब वो एब्जॉर्ब करेगा. Postulate number 3. The electron emits energy when it jumps from an outer to an inner orbit and absorbs energy when it jumps from an inner to outer orbit. यानी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी इमिट करके आएगा, और जब नीचे वाले से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ जाएगा. ये ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आप स्टेप्स चढ़ते हैं तो चढ़ना मुश्किल होता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, और जब आप उतरते हैं तो आसानी से आप उतर जाते हैं. सो जस्ट लाइक दैट कि आउटर से इनर और इनर से आउटर इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है. जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो एनर्जी में चेंज आता है उसे हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज बाय मैथमेटिकल फॉर्म डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1. E2 आपका जहाँ से जंप किया और जिसमें गया वो आपका E1 हो जाएगा. सो इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन थर्ड पॉस्टुलेट हमें बताता है. फोर्थ, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम. यानी इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो उनका मोमेंटम एंगुलर है, जिसे MVR से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिसका एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है, और फिक्स एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट में इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई के. सो इसका एक्सप्रेशन आप देखें तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MVR दैट इज इक्वल टू n h/2 पाई, यानी n है इंटीजर जो कि 1 भी हो सकता है, उसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और अप टू सो ऑन. सो यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकालेंगे इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, जहाँ पर v वेलोसिटी है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकंड है, और जो परमिटेड वैल्यूज हैं एंगुलर मोमेंटम की, अगर आप 1 पुट करेंगे तो h/2 पाई, 2 पुट करने पर 2h/2 पाई, 3 पुट करने पर 3h/2 पाई. तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं ऑर्बिट्स में इन्हीं एनर्जी के साथ मूव कर सकता है और इनके दरमियान किसी वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है. अब प्रॉब्लम ये था कि सारे असम्पशंस तो फॉलो हो गए, इसने बहुत सारे मसाइल पर काम भी किया, लेकिन इसका जो मॉडल था सिर्फ हाइड्रोजन एटम या उस जैसे आइंस पर अप्लाई होता था जिसमें हीलियम प्लस लिथियम प्लस यानी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. फर्दर हाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ये काम नहीं करता था. फर्दर हम इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमारे इसी टॉपिक से रेलेवेंट होंगे. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए. Give the postulates of Bohr atomic model. Which postulate tell us that orbits are stationary and energy is quantized? इसमें आप postulates लिखेंगे और फोर्थ postulate हमें बताता है कि orbits stationary होते हैं और energy quantized होती है. Like numerical problem की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर ए. A photon of light with energy 10⁻⁻19 joule is emitted by a source of light. Convert the energy into wavelength, frequency and wave number of the photon in terms of meters, hertz and per meter. सो एनर्जी हमें दे दी है 10⁻⁻19 जॉल. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है 6.625 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. हमसे कहा गया है कि वेवलेंथ निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें और वेव नंबर निकालें. अभी आपने मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में सारे एक्सप्रेशन पढ़े हैं, उन्हीं को आप यूज़ करेंगे. E इज इक्वल टू एच म्यू से हम म्यू को साइड पे कर लेंगे, तो एनर्जी और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी का. अब हमने एक और एक्सप्रेशन पढ़ा कि लैम्डा C/V के इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है, तो ये वैल्यूज़ भी दोनों पुट करें. स्पीड और लाइट अब तो को पहले ही पता है, तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगा. वेव नंबर जो है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ की वैल्यू आप सेकंड से पुट करके आप थर्ड वैल्यू भी निकाल सकते हैं. बी पार्ट में कन्वर्ट दिस एनर्जी ऑफ द फोटोन इनटू अर्थ एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ इन सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स एंड द वेव नंबर इन पर सेंटीमीटर. तो एच की जो वैल्यू है आपके पास जॉल सेकेंड में है, इसको आप रखें, और इसको आप अर्ज में कन्वर्ट कैसे करेंगे. अर्ज के लिए आपके पास अर्ज स्मॉलर यूनिट होती है और 1 जॉल 10⁻7 अर्ज के इक्वल होता है. तो जो जॉल की वैल्यू है, जॉल की जगह पर आप 10⁻7 अर्ज पुट करें, तो जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो अर्ज पर सेकंड में हो जाएगी. दूसरा एनर्जी आपके पास जो आ रही है वो जॉल में है 10⁻⁻19, वही वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है ऊपर वाली, सिर्फ जॉल की बजाय आपने 10⁻7 लगाकर अर्ज में कन्वर्ट करना है. और स्पीड ऑफ लाइट भी आपके पास मीटर पर सेकंड में है, तो आपने उससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. तो वही एक्सप्रेशन सारे यूज़ होंगे, बस वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं. एनर्जी की वैल्यू अर्ज में चली गई है और आपके पास सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट किया है स्पीड ऑफ लाइट को. तो तमाम वैल्यूज़ यही वैल्यूज़ पुट करने से आपको आंसर देंगी. सो दिस इज़ द वन थिंग विच यू गेट फ्रॉम द मैक्स प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी. अब आपने जो मखसूस जो इसके रिस्पेक्टिव जो MCQs हैं वो हम देखेंगे. इसमें MCQ नंबर 3. The wave number of the light emitted by a certain source is 2 into 10⁻6 meter. The wavelength of this light will be.
अब ऑप्शन ए आप 500 नैनोमीटर को टिक करेंगे क्योंकि वेवलेंथ है और आपको वेव नंबर दिया हुआ है और वेवलेंथ आपने मालूम करनी है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/μ बार, तो ये वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 500 नैनोमीटर राइट ऑप्शन मिलेगा। फोर्थ, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज, क्यों फेल हुआ था? क्योंकि इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बताता था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन हेयर। नेक्स्ट आपने जो प्रैक्टिकल्स लिखने हैं वो आपके पास जो आपकी एलिमेंट्री की कॉपी है उसमें आपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं प्रेपरेशन, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 लिखना है। टाइट्रेशन में 3 टाइट्रेशंस हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन में ये दीगर जो आपको प्रैक्टिकल नंबर नज़र आ रही हैं ये सारे आपने लिखने हैं एसिड बेस से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन से ये वाले मुतल्लिका प्रैक्टिकल्स लिखने हैं और आयोडीन टाइट्रेशन के ये नंबर्स लिखने हैं जो आपकी कॉपी में मेंशन है। अब इसका वे क्या है एक्सपेरिमेंट्स लिखने का कि प्रेपरेशन जो आपके पास है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, उसके लिए आपकी कॉपी में एक तो ड्राइंग पेज होता है और साथ राइट साइड पर राइटिंग पेज होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपने जो राइट साइड है यानी ड्राइंग पेज है उसमें आपने डायग्राम बनानी है, हेडिंग नहीं देनी, सिर्फ डायग्राम बनानी है। फिर ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस की हेडिंग के साथ जो भी उनका मटेरियल है वो आप मेंशन करेंगे। इसी के साथ आप ड्राइंग पेज पर जो राइटिंग पेज है उस पर आप उसी प्रैक्टिकल की थ्योरी हेडिंग के साथ फिर ऑपरेटर्स और प्रोसीजर लिखेंगे। और जहन में रहे कि हर प्रैक्टिकल को आपने एक ही पेज देना है, यानी एक ही पेज पर सामने ड्राइंग पेज पर उसका उसी प्रैक्टिकल का काम हो और साथ राइटिंग पेज पर भी वही आप प्रैक्टिकल मेंशन करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए है। 3 में आपने क्या करना है, ये जो डायग्राम आपके सामने है ड्राइंग पेज पर पहले ये बनानी है और नीचे रिजल्ट लिखना है, वाइट क्रिस्टल्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर प्रिपेयर्ड। और जो लाइनिंग वाला पेज है उसमें आप ऑपरेटर्स प्रिंसिपल और प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का इसके सामने लिखेंगे। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है 4, उसमें भी आपने ड्राइंग पेज पर डायग्राम बनानी है, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस देनी है जो आपकी कॉपी पर हैं, और राइटिंग पेज पर थ्योरी, ऑपरेटर्स और प्रोसीजर लिखेंगे और रिजल्ट भी लिखेंगे डायग्राम ऑब्जर्वेशन के नीचे, वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6 में आपने ड्राइंग पेज को ब्लैंक छोड़ देना है, लेकिन राइटिंग पेज पर उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के मुतालिका थ्योरी, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर फॉर 5 प्रैक्टिकल। और एक्सपेरिमेंट नंबर 6 के लिए आपने रिएजेंट, स्प्रेइंग एजेंट और प्रोसीजर का हेडिंग के साथ जो भी मटेरियल है वो आपने शॉर्ट करके एक ही पेज पर मुकम्मल करना है। याद रहे कि आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को अपनी कॉपी में, क्योंकि आप पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे होंगे तो इसे आपने 1 कंसिडर करके लिखना है, फिर ये 2 है, 3 है, 4 एंड 5। तो ये जो नंबर हैं ये आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग है, तो आपने इनको देख लेना है। टाइटेशंस की जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका प्रोसीजर सेम है कि आपने ड्राइंग पेज पर ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस वाला मवाद लिखना है, टेबल बनाना है और कैलकुलेशंस लिखनी है, फिर स्ट्रेंथ वगैरह तक काम करना है। अगर किसी में जहाँ पर प्रैक्टिकल के एंड पर एक्सरसाइज की हेडिंग आ रही है, एक्सरसाइज की हेडिंग और उससे नीचे जितना भी है वो मटेरियल आपने नहीं लिखना, सिर्फ रिजल्ट्स तक काम करना है, यानी स्ट्रेंथ तक या जो कैलकुलेशंस हैं। जहाँ पर एक्सरसाइज की हेडिंग नजर आएगी वो आप मेंशन नहीं करेंगे और उससे नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, उससे ऊपर तक आपने तमाम प्रैक्टिकल्स में ये काम करना है। और राइटिंग पेज पर प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, केमिकल इक्वेशन और प्रोसीजर, ये तमाम पॉइंट्स आपको तमाम प्रैक्टिकल्स में मिलेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन और आयोडीन टाइट्रेशन, तमाम में आपने राइटिंग पेज पर यही मटेरियल्स लिखने हैं और ड्राइंग पेज पर यही चीज़ें लिखनी हैं, लेकिन हर प्रैक्टिकल को आपने सिर्फ एक ही पेज पर कंप्लीट करना है शॉर्ट प्रोसीजर लिखकर, यानी एक ही पेज पर उसका ड्राइंग वर्क भी होगा और राइटिंग वर्क भी होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रैक्टिकल। फर्दर जो भी मसाइल होंगे वो आपके साथ जो है फर्दर आप क्वेश्चनिंग में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।